जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हम पहले ऑलरेडी अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ है कि केनियन प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट पर आए थे। तो उनका नाम क्या है? विलियम समोई रूतो। आपको पता होना चाहिए। केनिया की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो इट इज़ एन अफ्रीकन नेशन। इसके आसपास के नेबर्स हमको पता होने चाहिए, इसलिए मैप में आप देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है केनिया, और केनिया की राजधानी क्या है? नायरोबी। देन हमको साथ में दिखता है सोमालिया, देन इथियोपिया, देन साउथ सुडान, देन युगांडा, देन बुरुंडी, तंजानिया, एंड नीचे अगर हम थोड़ा सा आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मेडागास्कर। और इसी के पीछे हमारे पास एक छोटा सा देश है, दैट इज मोजाम्बिक। इन सब चीज़ों की लोकेशंस पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली क्योंकि रेड सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि हमने देखा है हूथी रेबल्स जो कि यमन में बेस्ड हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं सबके लिए। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ये रेड सी के एरिया को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। ठीक है, तो इस मैप को एक बार आप दोबारा ढंग से देखना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज केनिया हमारा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक मेंबर है। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक रीजनल ग्रुपिंग है, इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज आते हैं। तो उन सबका हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आप उनको देख सकते हैं, इंडिया है, ईरान है, ओमान है, यूएई है, देन वी हैव यमन ऑल्सो, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, कॉमरोस आइलैंड, मॉरिशस, सेशेल्स, एंड देन वी हैव इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो ये कंट्रीज़ हमको याद होनी चाहिए। मीन्स अगर आपको वैसे स्पेसिफिकली याद नहीं है और आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से इसको पार्टीशन में कर सकते हो कि अफ्रीका से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं अफ्रीका से हमारे पास सोमालिया है, केनिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है एंड साउथ अफ्रीका है। देन उसी के साउथ में हमारे पास कुछ आइलैंड नेशंस हैं, जैसे आपने सेशेल्स सुना होगा, मॉरिशस है, मेडागास्कर एंड कॉमरोस। तो इनको इस तरह से हम पार्टीशन कर सकते हैं। उसी तरह मिडिल ईस्ट से हमारे पास कौन कौन है? ईरान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई हो गया, ओमान हो गया एंड यमन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया है। इंडिया के बगल में हमारे पास बांग्लादेश है। ऑब्वियसली श्रीलंका भी क्या करता है? बॉर्डर करता है हमारे किसको? इंडियन ओशन को, तो वो भी इसका पार्ट है। देन वी हैव थाईलैंड, प्लस हमारे पास मलेशिया एंड सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, एंड फाइनली नीचे हमको ऑस्ट्रेलिया तो दिखता ही है। तो ये सारी कंट्रीज हमारी किसकी बात है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आती है, दैट इज रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास हमारे पास क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि हमारे जो भी माइग्रेशन हो रहा है, चाहे वो यूथ के लिए स्टूडेंट्स का हो या कोई स्किल्ड प्रोफेशनल्स का हो, तो उसमें हम क्या करना चाहते हैं कि असिस्टेंस मिल सके प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की सके। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या हुई है? पार्टनरशिप हुई है बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन प्लस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। क्योंकि आपको पता है जब भी हम दूसरी कंट्रीज को विजिट करते हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का नाम क्या है? एस जयशंकर। अनदर थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड इज यूएनसीएसी। यूएनसीएसी क्या है हमारा? ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है हमारी अगेंस्ट करप्शन, एंड इसी के हम उपलक्ष्य में 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाते हैं। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज कि इंडिया को एक पार्टनर की तरह चूज किया गया है फॉर सेंट लूसिया, एक कंट्री है ये हमारी, इसके लिए, ताकि हमारे यहाँ के ऑफिशियल्स वो जाकर इस कंट्री में उनको उनकी टैक्स इंस्पेक्शन पॉलिसीज में हेल्प कर सकें। तो इसका ये जो प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, इंडिया इज अ चूजन पार्टनर फॉर सेंट लूसिया। अब सेंट लूसिया की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब जो ये TIWB है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है हमारा OECD एंड UNDP का। OECD हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड UNDP हमारा होता है दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रिसेंटली रेमिटेंसेस जो होती हैं इंडिया को या फिर कहीं भी वर्ल्ड में जो जाती है उसकी रिपोर्ट आई है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस है, रेमिटेंस क्या होता है? जैसे इंडियन लोग जो बाहर रहते हैं
जब वो पैसा वापस भेजते हैं इंडिया में हमारी कंट्री को, तो उसी को हम रिमिटेंस बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिमिटेंस हमारा यूएसए से आता है और सेकंड नंबर पे हमारी यूएई आती है जो अराउंड 18% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिसेंटली इजराइल ने एक काम किया है, दैट इज उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, लश्कर-ए-तैयबा आपको याद होगा मुंबई 2008 अटैक में इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज जस्ट वी नीड टू हैव इज एचसीओ मेंबर। ठीक है, एचसीओ हमारा क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर हमारे बीजिंग चाइना में। तो इसके मेंबर्स हैं चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। याद करने का क्या तरीका है, आप रशिया से देखिए, ऊपर के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जैसे रशिया हो गया, देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे हैं। प्लस इसमें आप एक चाइना को ऐड कर लीजिए, एक आप ईरान को ऐड कर लीजिए और एक इंडिया को ऐड कर लीजिए, प्लस पाकिस्तान। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, एससीओ मेंबर्स बन जाते हैं। रिसेंटली जो लास्ट एडिशन हुआ है वो हुआ है ऑफ ईरान, जो इसी साल ईरान क्या बना है, एससीओ का मेंबर बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो नाम आपको याद रखना है दैट इज यूएई के प्रेसिडेंट का नाम। तो यूएई के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नयान। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना, ये आ सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि हमारा COP28 कहाँ पे हेल्ड हुआ था, यूएई में हुआ था। ठीक है, अनदर न्यूज़ कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया दैट इज म्यांमार अब बन चुका है हमारा वर्ल्ड का टॉप ओपियम प्रोड्यूसर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ओपियम कहाँ बनता है, म्यांमार में। अब जब हम इसकी बात करते हैं म्यांमार, तो आपको पता है कि म्यांमार क्या है, इज पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल। इसमें म्यांमार आता है, लाओस आता है और थाईलैंड आता है। ठीक है, तो ये कंट्रीज बेसिकली मानी जाती है टॉप प्रोड्यूसर या फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का व्यापार होता है। ठीक है, अनदर इज गोल्डन क्रेसेंट, वो हम किसको बोलते हैं, हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारी है दैट इज यूनेप ने एक रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब इसी में हम एक चीज़ एक्स्ट्रा और देखने वाले हैं कि हमने एससीओ मेंबर्स देखे, उसी तरह हमारे पास एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, और ब्रिक्स में हमारे कुछ नए एडिशन हुए हैं इसी साल, और इसी वजह से ये हमको याद होने चाहिए। तो 5 नई कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। पहले हम फाउंडिंग कंट्रीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रिक्स में हमारे पास ब्राज़ील आता है, फिर रशिया आता है, फिर इंडिया आता है और चाइना आता है। साउथ अफ्रीका ने बाद में 2010 में ज्वाइन किया था, ठीक है, एज अ 5th नेशन। और अभी अभी हमारे 5 नई कंट्रीज आए हैं दैट इज सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया। इन सब कंट्रीज के नाम हमको याद होने चाहिए क्योंकि ये मोस्ट लाइकली पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कि ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट अभी अभी रिलीज हुई है, और वो किसने रिलीज करी है, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, दैट इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो याद रखना, और इंडिया इसका मेंबर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास COP28 वो कहाँ पे हेल्ड हुई है, दैट इज दुबई में। तो दुबई में हमारी यूएई के अंदर आता है, तो वहाँ पे हमारी COP28 हुई है। अब COP28 के दौरान हमारे पास वहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर? अब जो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, ये किसने होस्ट किया था, इंडिया प्लस यूएई ने किया था। और इसी प्रोग्राम के अंदर हमने एक ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया। तो याद रखना, अगर आपसे इवेंट की बात करें तो इवेंट को को होस्ट किया था इंडिया प्लस यूएई ने, लेकिन जो इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया है, इंडिया ने। अब इसी कॉप में हमने एक और चीज़ देखी कि इंडिया का जो लीड आईटी प्रोग्राम था, जो इंडिया और स्वीडन का है, उसका 2nd फेज हमने स्टार्ट किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको लेड आईटी भी बोलते हैं, उसका 2nd फेज स्टार्ट हुआ है। और ये प्रोग्राम किस किस कंट्रीज का है, इंडिया प्लस स्वीडन का है। तो ध्यान रखना। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमारी COP28 में हुई दैट इज ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, ये भी इंडिया ने लॉन्च किया। इसमें जो हमारा सेक्रेटेरियल रोल है वो हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो इसको क्या करेगा, हेड करेगा। ठीक है, प्लस इसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भी इसमें असिस्ट करेगा, याद रखना। तो कई बार अगर ऑप्शन में सिर्फ NMCG आए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेजर पोर्शन इसका NMCG ही देखने वाला है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा
किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट इज इटली ने ऑफिशियली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पुल आउट कर लिया है और दैट इज़ अ बिग ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया हम बोल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इटली के साथ एक और हमारे पास एग्रीमेंट किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया और इटली ने एक माइग्रेशन एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे हो रहे हैं और वो चाइना के इनिशिएटिव से थोड़ा दूर स्टेप बैक कर रहे हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज कि 2024 को यूनाइटेड नेशन ने एज अ इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमलिड डिक्लेयर किया है और कैमलिड्स क्या होता है? बेसिकली कैमल्स की ही स्पीशीज बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अनदर न्यूज इज अंगोला, एक ही हमारी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिसने अभी डिसाइड किया है कि वो ओपेक को लीव कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिगार्ड टू अंगोला। अंगोला हमारी एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को लीव कर लेंगे, ठीक है। अनदर फैक्चुअल थिंग विच वी हैव टू नो इज अजय बांगा। अजय बांगा अभी क्या है? प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज अजय बांगा जी, ठीक है। रिसेंटली हमारे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे इटली का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो दिया गया है वो किसको दिया है? कबीर बेदी जी को। यहाँ पे आप कबीर बेदी जी की फोटो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने मूवीज में इनको देखा है काम करते हुए। सो ये है हमारे कबीर बेदी। Another award that was presented was the Bhutan's prestigious National Order of Merit. तो भूटान का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी किसको मिला है? एक इंडियन को मिला है, दैट इज डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना और यहाँ पे इनकी फोटो है, ठीक है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। सो ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने उसके बाद WHO के रीजनल डायरेक्टर की तरह भी काम किया है। सो इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है फ्रॉम भूटान, प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आती है नेशनल न्यूज़। जब हम नेशनल की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिपोर्ट लॉन्च करी। तो इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब डेटा तो बहुत सारा है लेकिन हम उतना सारा याद नहीं करेंगे, हमको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे ओवरऑल क्राइम कंट्री में डिक्रीज हुआ है एंड ऑल्सो जो क्राइम अगेंस्ट इन्वायरमेंट की बात करें वो भी डिक्रीज हुआ है। लेकिन जो भी क्राइम वुमेन्स के अगेंस्ट में है या SC के अगेंस्ट में, ST के अगेंस्ट में है, या फिर कोई भी साइबर क्राइम की बात करते हैं या चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में, तो वो सारी जगहों में इंक्रीज हुआ है। तो आप सिंपल से याद कीजिए कि सिर्फ हमारे पास ओवरऑल क्राइम में डिक्रीज दिखा है और क्राइम अगेंस्ट इन्वायरमेंट में डिक्रीज दिखा है और बाकी सारे क्राइम्स में क्या हुआ है? इंक्रीज मिला है, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट है फॉर 2022, तो एक साल लेट में आती है, ठीक है। अनदर एक रीसेंट अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोल सकते हो हुआ है, दैट इज विद रिगार्ड टू CEC एंड EC। तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं और वो अपॉइंट कैसे करते हैं? पहले एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उस सिलेक्शन कमेटी में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, फिर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इन तीनों को मिला के एक कमेटी बनती है, वो कमेटी डिसाइड करती है और उसी को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नाउ ये रीसेंट अमेंडमेंट है, पहले यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो ये चेंजेस आए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ये मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इनका जिक्र आर्टिकल 324 में होता है। ये डेफिनेटली पॉलिटी के क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ठीक है, तो याद रखना है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि ये काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशंस की होती हैं, ना कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ग्राम मानचित्र। ये थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है। ये क्या है? एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और इसको डेवलप किया गया है बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कि ग्राम मानचित्र, तो बेसिकली आप बोल सकते हो मैपिंग करी जाएगी आपके पंचायत की या फिर हम बोल सकते हैं रूरल एरियाज की, ताकि वहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्लानिंग हो सके और उन प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है एक नई हमारे पास प्लेटफॉर्म
इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज एम्पलीफाई 2.0। इसकी फुल फॉर्म है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिविएबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। तो ये क्या है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अर्बन सिटीज का सारा डेटा कलेक्ट करके आपको एक जगह में मिलेगा, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा ताकि अच्छे से प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन हो सके। इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो कॉमन सी याद है, अर्बन एरियाज के लिए है, सारा डेटा मिलेगा सिटीज का, एम्पलीफाई 2.0। नेक्स्ट इज हमारे रिसेंटली हमारे 2 रेजिस्टेंट ग्रुप के साथ पीस एग्रीमेंट हुए हैं। पहला है हमारे पास यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर और दूसरा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। अनदर हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। तो वो किसने रिलीज करी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। याद रखना वाटर से रिलेटेड है, कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक और रिपोर्ट आई है हमारी, जो किसने रिलीज करी है, हमारी नीति आयोग ने। ये है ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है ना। हमारे पास अगर हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आफ्स्पा दैट इज आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगता है, ठीक है। ये आफ्स्पा क्या है, हमारा एक ऐसा लॉ है या फिर हम बोल सकते हैं एक एक्ट है, जिसकी वजह से हमारी आर्म फोर्सेस को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है ताकि वो किसी भी एरिया में, यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने की बात की गई है, ठीक है। तो याद रखना, इट इज ए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी हैव टू रिमेंबर इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो मिला है, वो रिसेंटली मिला है डैनियल बेरबोइम एंड अली अबू अवार्ड को, ठीक है। याद रखना, डैनियल बेरेनबोइम एंड अली अबू को, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट याद रखना। इनको मिला है फॉर मेकिंग अ पीस और ट्राइंग टू मेक अ पीस बिटवीन इजरायली एंड पैलेस्टीनियन यूथ, ठीक है। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। ऑल्सो एक न्यूज आती है कि यूनेस्को ने वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट के तौर पे केम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलोर को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन है, केम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु, ठीक है। नाउ आपको पता है कि लास्ट ईयर से हमने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है ऑन 26 ऑफ दिसंबर, क्योंकि इसी दिन हमारे जो साहिबजादास थे, बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, शहीद हुए थे, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई है, और ये कहाँ पे हुई है, हमारी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम हमारा एक कन्वेंशन सेंटर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसी के पास हमारे पास एक नया कन्वेंशन सेंटर भी पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जिसका नाम था यशोभूमि। तो ये एक्स्ट्रा न्यूज आप दिमाग में रख सकते हैं। अनदर इज नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च हुआ है बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है, तो जियो साइंस से आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेस कर सकते हो, बट इसका आपको हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, दैट इज इन द कोलकाता। और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, ठीक है। अब रिसेंटली राम मंदिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसीलिए हमारे पास अयोध्या एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट को नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका इनॉग्रेशन किसने किया, पीएम मोदी ने किया रिसेंटली, तो याद रखना, ठीक है। ऑल्सो जो हमारी एक एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, वो पहली इंडियन एयरलाइन बन गई है जिन्होंने एक साल में 100 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी किया हो, ठीक है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन एविएशन सेक्टर, ठीक है। नाउ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है एक महारत्ना कंपनी है, और उसको क्या मिला है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया है, दैट इज PGCIL। नाउ और भी हमारे पास महारत्ना है, मैंने पहले भी आपको होमवर्क दिया था कि आप महारत्ना कंपनीज का पता कीजिए, जैसे सेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन हमारे पास गेल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी तरह हमारे पास भेल होती है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भी हमारे पास है एक्सेट्रा। तो आपको इसको एक बार जरूर देखना है। अनदर इज 33rd व्यास सम्मान अवार्ड किसको मिला है, पुष्पा भारती जी को मिला है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे इनकी फोटो है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं पुष्पा भारती जी, क्लियर। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज हमारे इंडिया में सूरत के अंदर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना है, उसका नाम क्या है, सूरत डायमंड ब्रॉश।
उसका नाम क्या है? सूरत डायमंड ब्रॉश। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंट की कुछ न्यूज़ हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट की न्यूज़ में जाने से पहले हम क्या देखते हैं? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। देखो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होगी वो इस पे होगी कि हम नेचुरल तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हुए मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करें या फिर मैक्सिमम हार्वेस्ट अचीव करें। ठीक है, तो ये हमारी होती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नाउ अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, दैट इज मिल्क प्रोडक्शन। तो अभी रिपोर्ट्स आई हैं और मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किन स्टेट में है? दैट इज इंक्रीज हुआ है इन यूपी एंड राजस्थान। ठीक है, फॉर एग प्रोडक्शन वी हैव आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ऑन टॉप, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। देन हमारे पास मीट प्रोडक्शन के लिए है उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और फिर वूल प्रोडक्शन है, ये सिंगल एग प्रोडक्शन बोल सकते हैं जिस सेक्टर में डिक्रीज दिखा है, और दैट इज राजस्थान एंड जीएनके इसमें टॉप करते हैं। तो ओवरऑल तो वैसे डिक्रीज हुआ है, बट राजस्थान एंड जीएनके इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब रिवॉल्यूशंस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन सबको पता है ना, फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उसी तरह व्हाइट रिवॉल्यूशन फॉर मिल्क प्रोडक्शन होता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन के लिए, एंड पिंक रिवॉल्यूशन मीट प्रोडक्शन के लिए। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। उसी तरह हमारे पास गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन होता है, दैट इज फॉर जूट। देन इज गोल्डन रिवॉल्यूशन फॉर हनी। तो ऐसे ही हमारे पास है, तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट इनको रिमेंबर आपको होना चाहिए। आगे हमारे पास है दैट इज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक है, अब ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस to improve the quality of agriculture and to reduce the dependency on the fertilizers and pesticides and other chemical implements or supplements. Next हमारे पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रोड्यूसर्स हैं जो ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि बाद में इन्वायरमेंट के लिए अनहेल्थी है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी पैकेजिंग हो रही है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, एंड तक उसका डिस्पोजल तक की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? उस कंपनी की ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, उस कंपनी ने कुछ मटेरियल बनाया, तो उस मटेरियल को यूज़ करने के बाद जो भी सामान बचता है एंड में, उसको मैं दोबारा कलेक्ट करूँगा कंज्यूमर से और उसका मैं डिस्पोजल करूँगा प्रॉपर तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक रिसेंट और डेवलपमेंट हुई थी कि प्लास्टिक इंडिया में बैन कर दिया गया था। और प्लास्टिक का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट सारा प्लास्टिक बैन हुआ है, बस वो प्लास्टिक को बैन किया है जिसकी जो थिननेस है वो कितनी है? लेस देन 120 माइक्रोन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोफॉलिंग। ठीक है, अभी बायोफॉलिंग क्या होता है? ये हम बोल सकते हैं कि जब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स शिप पे, जो हमारे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें वो चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो मानो कि एक शिप जो इंडियन ओशन से ट्रैवल करते हुए अटलांटिक ओशन में गया, तो उस दौरान ऐसा हो सकता है कि इंडियन ओशन की कुछ स्पीशीज़ को लेके अटलांटिक ओशन में ड्रॉप कर दे, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एज अ इन्वेजिव एक्वेटिक स्पीशीज़ काम करने लगे। ठीक है, तो वहाँ की जो नेचुरल हम बोल सकते हैं फ्लोरा या फौना है, उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, व्हाट इज बायोफॉलिंग। अनदर इज एक हमारा हिंदू कुश हिमालयाज को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव है, जस्ट इतना याद कर लो, वो किसका है? बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और हिंदू कुश हिमालयाज जो है हमारा, उसको थर्ड पोल और द वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला जाता है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हटा दें तो सबसे ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं फ्रोजन वाटर कहीं पे अगर एक जगह है तो वो है हमारा हिंदू कुश हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है या फिर हम बोल सकते हैं टारगेट है, दैट इज 30x30 टारगेट। ठीक है, अब ये 30x30 टारगेट क्या कहता है? ये कहता है कि हमको 2030 तक 30% लैंड और 30% वाटर को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है और रिस्टोर करना है। ठीक है, और ये किसके अंडर में बात करी जा रही है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमने। ओके, नेक्स्ट आपको पता है कि इंडिया रिसर्च वगैरह करता रहता है नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी। तो नॉर्थ पोल में हमको पता है कि आर्कटिक का जो रीजन है वहाँ पे हमारे पास क्या है? एक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम क्या है? हिमाद्री।
वो कहाँ पे लोकेटेड है? स्वालबर्ड नॉर्वे में लोकेटेड है। नाम क्या है? हिमाद्री। उसी तरह जो अंटार्कटिका है वहाँ पे भी हमारे क्या है? रिसर्च सेंटर्स हैं। हमारा पहले एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, लेकिन अब वो डीकमीशन हो चुका है। लेकिन अभी हमारे पास करेंटली वर्किंग में है मैत्री एंड भारती। तो इस चीज़ को जरूर याद रखना। पहले दिन मैंने आपको बताया था वेडल सी के बारे में, यहाँ पे एम्बर्ट्समेंट सी था, ठीक है, तो ये याद रखना। रॉस सी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। अनदर थिंग इज ओजोन जो हमारी ट्रोपोस्फियर में होती है। देखो हमको पता है कि ओजोन लेयर क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन लेयर हमको यूवी रेस से बचाती है। लेकिन वो ओजोन हमारी कहाँ पे होनी चाहिए? स्ट्रेटोस्फियर में। जब ओजोन हमारी ट्रोपोस्फियर के अंदर बनती है तो उसको हम बोलते हैं बैड ओजोन, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो याद रखना, गुड ओजोन कहाँ पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फियर में। बैड ओजोन ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप मैप में थोड़ा चीज़ें समझ लीजिए। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, लेकिन मैं साथ साथ में कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपकी रेंजेस हैं, तो सबसे ऊपर जो हमारे पास आती है दैट इज काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के पैरेलल में दूसरी रेंज जो जाती है दैट इज कॉल्ड लद्दाख रेंज, ठीक है। एंड लद्दाख के बाद पैरेलल कौन चल रही है हमारे पास? ज़स्कर, ठीक है। तो ये तीन हमको याद होने चाहिए कि सबसे टॉप पे हमारे पास काराकोरम है, फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास लद्दाख रेंज आती है, देन ज़स्कर आती है, ठीक है। डी जो हमारे पास तीसरी है दैट इज कैलाश रेंज। कैलाश हमारी क्या है? ये इन्हीं रेंजेस की हमारी एक्सटेंशन है। किस तरफ? हम बोल सकते हैं नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो आपको दिख सकता है जैसे ई है, ये सबसे पहले टॉप की जो हमारे पास आती है दैट इज नोन एज ग्रेटर हिमालय, एंड देन सेकेंड नंबर पे जो हमारी रेंजेस पड़ती है दैट इज लेसर हिमालय, या फिर आप मिडिल हिमालय बोल सकते हो, ठीक है। एंड जो हमारा थर्ड जो सबसे लोएस्ट है दैट इज नोन एज शिवालिक हिमालयास, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। अब जिसको थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसको ध्यान होगा कि ये नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो जो नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल है ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है अंडर IUCN, और ये शेड्यूल सेकंड में आती है किसके? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये ध्यान में रखना है। Clear? Another important factual knowledge that we have to keep in mind is diel vertical migration. अब ये क्या है? बेसिकली क्या होता है कि आपके जो मराइन एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? एक डेली ऊपर से नीचे मूवमेंट करते रहते हैं। मीन्स जब उनको कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल चाहिए होते हैं, जैसे फूड के टाइम पे ऊपर आते हैं, फिर जब वो सूटेबल होता है वो नीचे चले जाते हैं। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज डायल वर्टिकल माइग्रेशन। क्लियर? नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट आर हैपनिंग, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। फर्स्ट इज ट्रॉपिकलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो ट्रॉपिकल रीजन की जो स्पीशीज हैं वो थोड़ा सा पोल की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ट्रॉपिक में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा किस तरफ जा रही हैं? पोल्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। उसी तरह हमारे पास एक बोरलाइजेशन भी हो रहा है, जिससे हमारी जो टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल के ऊपर हमारा टेम्परेट रीजन आता है, और टेम्परेट रीजन की जो स्पीशीज हैं वो किधर जा रही हैं? अब पोल की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बोरलाइजेशन। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अनदर हमारे पास आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है। अब ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है? बोल सकते हैं फूड कोड की बात हो रही है कि इसमें फूड प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके स्टैंडर्ड्स की बात की गई है, उसकी गाइडलाइंस की बात की गई है, ठीक है। तो किस तरह से गाइड, किस तरह से उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने। इंडिया में कौन मेंटेन करता है फूड के स्टैंडर्ड? दैट इज फसाई, ठीक है, तो याद हो। नेक्स्ट हमारे पास डिफेंस की न्यूज़ आती है, ठीक है। डिफेंस हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ अ डिफेंस एग्जाम, तो हमको पता होना चाहिए। तो एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है, ठीक है। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया आती है, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड मॉरिशस, ठीक है। दो कंट्री यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, दैट इज बांग्लादेश एंड सेशेल। तो याद रखना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कौन कौन है? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव एंड मॉरिशस। क्लियर? अब रिसेंटली क्या हुआ है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हुआ है। अब ये मैं पहले कवर कर चुका हूँ। ये कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड, और यहीं पे उनके चीफ्स की भी क्या हुई है? कॉन्क्लेव हुई है। तो ध्यान रखना, इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया को क्या बनाया गया है? एक ऑब्जर्वर की तरह वो पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आकाश वेपन सिस्टम।
आकाश वेपन सिस्टम। आपको पता है आकाश वेपन सिस्टम क्या है, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, सरफेस टू एयर। और इसको बनाया किसने है, DRDO ने बनाया है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक नया टाइप का रेडार फिट हुआ है जिसका नाम क्या है, राजेंद्र रेडार। इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। अब राजेंद्र रेडार की बात कर रहे हैं तो एक और रेडार बहुत ज्यादा न्यूज में, दैट इज विरूपाक्षा रेडार, ठीक है। विरूपाक्षा रेडार हम किस में इंस्टॉल कर रहे हैं, सुकोई में। जो हमारा सुकोई, जो हमारा मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है इस टाइम पे, उसमें हम क्या फिट करने वाले हैं, विरूपाक्षा। रिसेंटली हमने एक और मिसाइल का लॉन्च किया है और वो सक्सेसफुल हुआ है, दैट इज अग्नि-1, ठीक है। कहां से किया है, अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कहां पे प्रेजेंट है, उड़ीसा में। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज आपकी 700 किलोमीटर है और ये एक न्यूक्लियर केपेबल है। आपको पता है अग्नि मिसाइल्स हमारी क्या है, सारी की सारी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। तो जस्ट आपको याद रखना है कि समर अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछेंगे कि समर क्या है, तो आपको याद होना चाहिए समर इज अ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। जिस तरह कोई आपसे पूछे कि रुस्तम क्या है, तो रुस्तम आपका एक ड्रोन है। और उसी तरह आपका जैसे रुद्रम क्या है, आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इन चीज़ों के इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ है कि पहली विमेन जिन्होंने एक इंडियन नेवी के वॉरशिप को लीड किया है, उनका नाम क्या है, कमांडर प्रेरणा दियोस्थली जी। तो याद रखना, कमांडर प्रेरणा दियोस्थली जी क्या है, पहली विमेन बनी है जिन्होंने नेवी के वॉरशिप को लीड किया है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडियन नेवल शिप जो सुमेधा है, उन्होंने पोर्ट कॉल करी है एट मेडागास्कर। संधायक एक हमारा क्या है, बोल सकते हैं हमारा एक वेसल है, किसका, इंडियन नेवी का, वो लॉन्च हुआ है रिसेंटली। और ऐसे ही संधायक क्लास के हमारे 4 वेसल के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। और कौन इस ऑर्डर को पूरा करने वाला है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कहाँ पे बेस्ड है, कोलकाता बेस्ड है। क्लियर। अब रिसेंटली हमने एक और इंडक्शन किया है, दैट इज फास्ट अटैक क्राफ्ट वेसल। इसका नाम है INS तरमुगली और ये कमीशन हुआ है विशाखापट्टनम में। अब INS लिखा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंडियन नेवी में ही कमीशन हुआ होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हमारे पास एक्सरसाइज प्रस्थान। ये कहाँ पे हुई है, मुंबई कोस्ट में हुई है रिसेंटली बाय इंडियन नेवी। तो यहाँ पे आपको मैंने फोटो लगाई थी किसकी, हमारी कमांडर प्रेरणा दियोस्थली जी। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास INS तरमुगली की फोटो है। क्लियर, तो थोड़ा आप देख सकते हो ना। हमारे पास क्या है, कुछ एक्सरसाइज हुई है, जैसे एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। ये कौन कंडक्ट करता है, इंडियन एयरफोर्स। और ये कहाँ पे हुई है, अभी आंध्र प्रदेश, श्रीलंका। नेक्स्ट हमारे पास विम्बेक्स 2023 हुई है। ये हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। और ये रिसेंटली कहाँ पे हुई है, हनोई वियतनाम में हुई है। हनोई क्या है, वियतनाम की कैपिटल है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अनदर इज हमारे पास नेवी डे सेलिब्रेट किया गया 4 दिसंबर को। और ये जो सेलिब्रेशन है वो कहाँ पे हुआ है, सिंधुदुर्ग में, ठीक है। सिंधुदुर्ग आपको पता होगा वन ऑफ द मराठा फोर्ट्स हैं। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, नेवी डे सेलिब्रेट हुआ है इन महाराष्ट्र। इसकी थीम थी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, ठीक है। एक और हमारा रिसेंट डेवलपमेंट हुआ कि INS शिवाजी को वीर चक्र मिला है, जो कि हमारे एक लेट नेवी ऑफिसर को मिला था। उसी ओरिजिनल वीर चक्र को INS शिवाजी को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। फतह सेकंड कहाँ की मिसाइल है, पाकिस्तान की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पैनिक बटन सिस्टम, जो है वो हमारे सेंट्रल रेलवे जो है उन्होंने लॉन्च किया है फॉर वुमेन। तो जब भी अगर किसी वुमेन को सेफ फील ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस पैनिक बटन का यूज कर सकती है और तुरंत वहां पे मदद को भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक फैक्चुअल नॉलेज जो हमको अगेन याद होना चाहिए, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये 1972 में हुई थी। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या करती है, प्रोहिबिट करती है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स की न्यूज। अब इकोनॉमिक्स में जाने से पहले थोड़ा सा इंटरनेशनल के साथ भी चले जाते हैं। दैट इज जो हमारा UPI है उसको एक्सेस मिल चुकी है कहाँ कहाँ, सिंगापुर में, UAE में, मॉरिशस में, नेपाल में एंड भूटान में। तो इन जगह फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ UPI। क्लियर। नाउ हमारे पास एक टर्म आता है बार बार, और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग इन। तो मोस्टली आपके पास क्वेश्चन क्राउडिंग आउट का आता है। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्राउडिंग आउट।
तो क्राउडिंग आउट का मतलब वो सिनेरियो है कि जब गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए स्पेंड करने के लिए तो वो क्या करेंगे, मार्केट से पैसा उठाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे, और जब वो पैसा सेल करेंगे इस वजह से क्या होगा, मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी और बैंक्स फिर क्या नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर एक बैक सीट में चला जाता है। तो हम इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। मीन्स क्राउडिंग आउट का सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं रहता कि जिससे वो इन्वेस्ट कर सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ में हाथ बटा सकें, ठीक है। उसी तरह क्राउडिंग इन इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है असलियत में वो इस तरह से करती है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को और सपोर्ट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्किल एजुकेशन में क्या कर रहे हैं या फिर स्किल डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, पैसा खर्च तो गवर्नमेंट कर रही है लेकिन वो किस पे कर रही है, स्किल डेवलपमेंट हो गई हमारे पास, प्लस जो हमारी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग इन, ओके। या फिर अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो पैसा कहाँ से ला रही है, किसी आउटसाइड सोर्स से पैसे कलेक्ट कर रही है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया है फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन इंडिया। नाउ अनदर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज अनार्को कैपिटलिज्म। ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसका मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं कि सारी की सारी स्टेट्स को हटा दो, पब्लिक सेक्टर कंप्लीटली खत्म कर दो और सारा कुछ किसके हाथ में दे दो, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे दो, तो इसको कहते हैं अनार्को कैपिटलिज्म, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैं कुछ टर्म्स का आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आजकल हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात की जा रही है, तो उसी में हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल्स मतलब तरीके हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आपस में इंगेज करता है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, ठीक है। ये होता है कि आप क्या करती है, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देगी। अब उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, वो काम करेंगे, बनाएंगे, और कुछ सालों बाद वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो किसको हैंड ओवर कर देंगे, गवर्नमेंट को कर देंगे, ठीक है। लेकिन उस बीच जो वो टाइम पीरियड मिलेगा जिसमें वो उसको ऑपरेट भी करेंगे, उसमें जो भी टोल वगैरह कलेक्ट करेंगे या फिर कोई भी फीस जो वो चार्ज करेंगे वो किसके पास जाएगी, कंपनी को जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बीओटी टोल मॉडल। एक और मॉडल होता है जिसको कहते हैं बीओटी एनवीटी मॉडल। इसमें हम बोलते हैं बेसिकली कि सरकार आपको क्या कर रही है, पैसे की इंश्योरेंस दे रही है। मान लो कि मैंने 25 साल का ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो 25 साल बाद मुझे हैंडओवर करना है गवर्नमेंट को, लेकिन मेरा टोल कलेक्शन उतना पहुंचा ही नहीं जितना मैंने खर्च किया, तो क्या होगा, मेरा नुकसान होगा। इसीलिए एनवीटी मॉडल में क्या करती है, गवर्नमेंट एनवीटी देती है हर साल का एक सर्टेन अमाउंट, प्लस जो टोल होता है आपका उसकी एक गारंटी होती है कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट, अगर आप नहीं कलेक्ट कर पाते हो तो गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है। सो ये होता है बीओटी एनवीटी मॉडल। देन हमारे पास आता है हाइब्रिड एनवीटी मॉडल, ठीक है। अब हाइब्रिड एनवीटी मॉडल में हमारे पास गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, डिवाइड कर देती है। मान लो 60-40% का रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो 60% आपकी गवर्नमेंट खर्च करेगी, 40% आपका प्राइवेट सेक्टर खर्च करेगा, और बाद में वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है टू द गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का पूरा पैसा होता है लेकिन गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी को ढूंढ लेती है कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप इसमें सारा काम करोगे, डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक पूरा, और बाद में क्या होगा, गवर्नमेंट इसको खुद से रन करेगी, ठीक है। तो ये आपका अगला मॉडल हो। तो आपको ये थोड़े थोड़े याद होने चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मोस्टली बहुत ईजी आएगा, इसलिए जस्ट अगर आपको अंदाजा भी है तो बहुत होगा वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको नहीं पढ़ने की जरूरत। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये किसके अंडर है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के। इस स्कीम में बेसिकली हम एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस डेवलप करना चाहते हैं और फिश टूरिज्म जैसी चीज़ों को बूस्ट करना चाहते हैं। एक अनदर स्कीम हमारी आई है, दैट इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी। तो जैसा इसका नाम बोलता है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट फॉर्म में रैम्प बोलते हैं। इसमें हम एमएसएमई को बूस्ट करना चाहते हैं, उनकी बोल सकते हैं कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है,
और कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, इसका मतलब इसका पूरा पैसा 100% कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है रेवेन्यू, ठीक है। तो कुछ परसेंट पैसा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और दूसरा कुछ परसेंट पैसा आपके स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्कीम है, दैट इज प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। इसमें हरियाणा गवर्नमेंट बेसिकली ट्रीज को जिनकी एज 75 ईयर से ऊपर है उनको पेंशन देती है। मतलब बेसिकली अगर किसी का, आपका कोई एरिया है, आपका घर है, उसमें एक पेड़ है ऐसा जो 75 साल से ज़्यादा का है, तो उसमें आपको कुछ एक सर्टेन अमाउंट कौन देगी? सरकार देगी। तो ये एक टाइप की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो कितना पैसा मिल रहा है? 2500 रुपये मिल रहा है पर ईयर, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्री ऑफ ओवर 75 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज स्पेस एंड टेक। तो स्पेस एंड टेक में जाने से पहले एक थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, दैट इज DAO। DAO दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली ये चीज़ रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक चीज़ बोली जाती है कि इसमें करप्शन के स्कोप बहुत कम होते हैं, क्योंकि सब कुछ एक सेट ऑफ रूल, एक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म से चलता है। तो उसी तरह आजकल बोला जा रहा है कि DAO मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करो जो कुछ एक कंप्यूटर सेट ऑफ रूल्स पे चले, जिसमें कि कोई भी, अगर हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स ना आ सके या फिर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो सके, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, याद रखना। अनदर थिंग दैट इज नॉन फंजिबल टोकन्स, NFTs आपने सुना होगा। ये हम बोल सकते हैं कोई भी एसेट्स हो सकते हैं, आपके डिजिटल एसेट्स हो सकते हैं। इसमें हम उनको क्या करते हैं? टोकनाइज कर देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो उनकी मार्किंग हो गई है, और किसके थ्रू? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो अब उस पर आपका एक टाइप से पेटेंट हो चुका है, कोई भी आपके NFTs को यूज नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखना। अनदर इज कि हमारा गगनयान मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। आपको पता है ये मिशन है जो इसरो लॉन्च करने वाला है 2024 में। इसमें 3 लोगों को आउटर स्पेस में भेजा जाएगा 3 दिन के लिए, ठीक है। इसमें कौन सा वाला व्हीकल यूज होने वाला है? और इसमें हमारा LVM-3 लॉन्च व्हीकल यूज होगा, जिसकी क्या होती है? जिसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है सॉलिड स्टेज, दूसरी होती है लिक्विड स्टेज एंड तीसरी होती है क्रायोजेनिक स्टेज। तो ये जो स्टेज बोल रहे हैं बेसिकली हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है जब वो लॉन्च होता है तो उसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है, सेकंड स्टेज में आपका लिक्विड फ्यूल यूज होता है, और तीसरी स्टेज में हमारा क्रायोजेनिक फ्यूल यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो एक एस्ट्रॉइड डिनिकेश की सैटेलाइट थी उसका नाम क्या रख दिया है? सेलाम रख दिया है, तो इसको ध्यान रखना। और अनदर जो इंपॉर्टेंट आया है कि गूगल ने एक लॉन्च किया है जेमिनी AI मॉडल। अभी ये थोड़ा फ्लॉप सा हो गया, इसकी बहुत सारी क्रिटिसिजम्स आई हैं, बट दैट इज बाय द गूगल, तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिसेंटली जापान ने लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर क्या किया है? इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम क्या है? GT60SA, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का और जापान का, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो याद रखना वो उसका आंसर होगा चाइना। याद रखना, लार्जेस्ट तो जापान में हुआ है, लेकिन जो 4th जनरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किसने किया है? चाइना ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज कृत्रिम। अब ये कृत्रिम क्या है? जिस तरह ChatGPT होता है उसी तरह कृत्रिम है। तो ये क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली हमारी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ट्रेंड है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ओला। प्लीज इसको रिमेंबर करना। ओला के हमारे फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल, ठीक है। इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अनदर न्यूज इज कॉमेट P12 पॉन्सब्रुक। अब ये जो कॉमेट है इसका नाम हल्का सा आप याद कर सकते हो, इसी को निकनेम दिया गया है डेविल्स कॉमेट और मिलेनियम फाल्कन, ठीक है, इसका नाम याद रखना। और ये 71 ईयर्स में एक बार आता है, या फिर हम बोल सकते हैं 71 ईयर्स में ये पूरा सन का एक चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्र सैट-2 सैटेलाइट। अब आपको पता है कि इजिप्ट का पुराना नाम मिस्र था, तो इसीलिए आपको याद आ जाना चाहिए कि मिस्र सैट की बात की जा रही है तो ये इजिप्ट की है, प्लस इसमें कौन हेल्प कर रहा है? चाइना।
तो इसको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ याद रखनी है कि लीफ एरिक्शन अवार्ड मिला है हमारे अभी इसरो को, ठीक है, फॉर चंद्रयान मिशन। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, तो हमको मिला है ये लीफ एरिक्शन अवार्ड। दूसरी चीज़ है कि अक्षता कृष्णमूर्ति जी, ठीक है, ये पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने मार्स रोवर को चलाया है। और मार्स रोवर किसका है? नासा का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आपको पता होगा परसिवरेंस इस रोवर का नाम था। क्लियर? देन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज कमिंग फ्रॉम केरला। तो हमारे केरला में हमारे फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट को लॉन्च किया है, इसको हम कहते हैं बाराकुडा, और इसी का नाम हमारे पास क्या है? सौर शक्ति। क्या नाम है इसका? सौर शक्ति, याद रखना, ठीक है, बाराकुडा सौर शक्ति। इट इज द फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। क्लियर? कहाँ पे लॉन्च हुई है? केरला में हुई है। नेक्स्ट हमारा हेल्थ सेक्शन से अगर हम देखें तो क्रिस्पर कास9 हमको पता होना चाहिए। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, हम बोल सकते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या कहती है? ये एक डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी है बेसिकली, कि ह्यूमंस का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या करेंगे, जीनोम को या उसके जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज कि वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ये अभी लॉन्च हो गया है। कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इसमें 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स होते हैं और इसमें कम से कम 200 पेशेंट्स को हम एक साथ ट्रीट कर सकते हैं। और इसको हमने प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर बनाया है, ठीक है। किस प्रोजेक्ट के अंडर? प्रोजेक्ट भीष्म। इसकी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो इसको दिमाग में बहुत ज़्यादा रखना है बिकॉज इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो याद रखना कहाँ पे लॉन्च हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। किस प्रोजेक्ट के अंडर में है? भीष्म। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आती है, दैट इज एक्टोसाइट। अब ये एक्टोसाइट क्या है? तो बेसिकली एक्टोसाइट हमारी कुछ टैबलेट्स का नाम है। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है न्यूट्रा। न्यूट्रा का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी को हमने क्या करना है? न्यूटर कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज इट इज मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट ऑफ समथिंग। तो ऐसी दवाइयाँ या ऐसी टैबलेट जो रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टोसाइट्स। आपको पता है कि जब भी रेडियोथेरेपीज वगैरह होती हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमंस में। कैंसर में हम यूज़ करते थे रेडियोथेरेपी को, एंड उसमें हमारे पास यूजुअली बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं खुद की बॉडी को भी। सो दैट इज़ वाई एक्टोसाइट्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो इट मिनिमाइजेज द साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, डिजीजेज, जैसे पॉम्पे डिजीज़, ठीक है, न्यूज़ में रही है। पॉम्पे डिजीज ये क्या है? रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की डेफिशिएंसी से होता है। ऑल्सो हमारे पास कुछ और डिजीजेस भी हैं, जैसे कि हमारी कॉलरा होती है, वो किसकी वजह से होती है? विब्रियो कॉलरे की वजह से होती है। ट्यूबरकुलोसिस हमारा माइकोबैक्टीरियम कॉज करता है। मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मीजल्स हमारा मीजल वायरस की वजह से। स्मॉल पॉक्स हमारा वेरियोला की वजह से। टाइफाइड हमारा होता है सैल्मोनेला टाइफीरियम। एंथ्रेक्स हमारा क्या होता है? बैसिलस एंथ्रासिस। उसी तरह हमारी स्लीपिंग सिकनेस को कॉज कौन करता है? ट्रिपनोसोमा। वो क्वेश्चन पहले आ चुका है ट्रिपनोसोमा वाला, तो मोस्ट लाइकली शायद ना है, बट सीडीएस में रिपीट हो जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो आपका मिथेनोइक एसिड है, दैट इज प्रेजेंट इन द आंट स्टिंग, तो वो बार बार पूछा जा चुका है वो मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट इज ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये आप देख सकते हैं केरला में लॉन्च हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। क्लियर? ओके। नोमा डिजीज, ये क्या है? नोमा डिजीज न्यूज़ में रही है क्योंकि इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की लिस्ट में डाल दिया गया है बाय द WHO। नेक्स्ट इज एंथ्रोपॉड। ये टाइनी रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमन सेल से बने, जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो डैमेज न्यूरल टिश्यूज को ठीक कर सकते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स सेक्शन आता है। तो रिसेंटली हमारे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं दिल्ली में। अब जब ये हुए हैं तो इसका मैस्कॉट भी याद रखना है, दैट इज उज्ज्वला, जो कि क्या है? एक स्पैरो। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? हरियाणा ने इसमें टॉप किया है। सेकंड आपके कौन आए हैं? उत्तर प्रदेश। क्लियर? ना हमारे पास जब खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करते हैं तो उसमें उतने सारे स्पोर्ट्स नहीं होते, सिर्फ 7 हमारे स्पोर्ट्स हैं। कौन कौन से? पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, फुटबॉल एंड पैरा शूटिंग। तो ये 7 डिसिप्लिन से आपको इनको थोड़ा याद रखना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको मिला है? अंतिम पंघल को। तो किसको मिला है? अंतिम पंघल। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 2 लोगों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, जिनका नाम है लिएंडर पास एंड विजय अमृतराज। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, लिएंडर पास एंड विजय अमृतराज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वॉज इन न्यूज वॉज फर्स्ट फीमेल ऑक्शनर इन द IPL हिस्ट्री। उनका नाम क्या है? मलिका सागर, ठीक है। तो प्लीज याद रखना, ये उनकी फोटो है। ये कौन है? मलिका सागर जी। बाकी हमारे पास ऋतुराज गायकवाड़ फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 4000 रन बनाए हैं इन T20 क्रिकेट। तो याद रखना, अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो ऋतुराज हैं, वहीं हम ODI की बात करें तो उसमें शुभमन गिल है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हमारे IPL के हैं, सबको पता होगा, मिचेल स्टार्क, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 24.75 करोड़ में, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये हमारे इंडिया का 3rd वुमेन ग्रैंड मास्टर मिला है हमको, दैट इज R वैशाली जी। और इससे पहले 2 और वुमेन्स को मिला है, वो कौन कौन रही हैं? कोनेरू हम्पी जी एंड द्रोणावाली हरिका जी, ठीक है। तो इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए, कोनेरू हम्पी जी, द्रोणावाली हरिका जी एंड 3rd वन रिसेंटली R वैशाली। इन्हीं के भाई हैं R प्रगनंदा, तो उनका भी थोड़ा आप याद रखना, ठीक है। वो भी एक ग्रैंड मास्टर हैं। तो वो पहले डुओ भी बने हैं, ब्रदर सिस्टर, जो क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज पैरा आर्चरी में एक नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, दैट इज शीतल देवी जी, ठीक है। तो पैरा आर्चरी में ये गोल्ड मेडल भी लाई हैं, आपको पता है, पैरा एशियन गेम में। तो इनका नाम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज मिसलेनियस सेक्शन हम देखते हैं। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो यूनेस्को की है, उसमें गरबा को ऐड कर दिया गया है। नाउ योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा ये पहले एडेड थे, रिसेंटली हमारे पास क्या हो गया है? गरबा भी ऐड हो गया है, ठीक है। नाउ एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? ये हुई है हमारी कटक उड़ीसा में। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, कहाँ पे हुई है? कटक उड़ीसा में। नाउ GI टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। तो लाकाडोंग टर्मरिक ये कहाँ की है? हमारी मेघालय की है। गारो दकमंडा, अब आपको पता है गारो की बात हो रही है, तो गारो खसी जयंतिया कहाँ के ट्राइब्स हैं? ये सारे के सारे मेघालय के ट्राइब्स हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपको समझ आ रहा होगा। गारो आपका क्या है? एक ट्रेडिशनल ड्रेस है ट्राइब्स की, ठीक है। एंड हमारे पास दूसरा जो आता है लारनाई पोट्री, याद रखना, लारनाई पोट्री रिसीव्ड अ GI टैग फ्रॉम मेघालय, क्योंकि ये ध्यान नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज गारो चुबिच्ची, ये एक क्या है? अल्कोहलिक बेवरेज है जो कि राइस से बनता है, ठीक है। ये भी मेघालय का है। नेक्स्ट न्यूज में हमारे रहा है माउंट मेरापी, जो रिसेंटली इरप्ट हुआ है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इंडोनेशिया में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको पता होना चाहिए वो है अरबीसाइड। अब गाजा इजराइल इशू जो चल रहा है, तो उसी दौरान अरबीसाइड वर्ड यूज होने लगा है, जिसका मतलब होता है किलिंग ऑफ सिटी। क्लियर। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्डोर। व्हाट इज कॉन्डोर? तो कॉन्डोर एक क्वांटम प्रोसेसर है जो रिसेंटली IBM ने रिलीज किया है, ठीक है। तो कॉन्डोर क्या है? क्वांटम प्रोसेसर। नाउ अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आसियान मेंबर कंट्रीज को देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आसियान में हमारे साउथ ईस्ट एशिया से कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज हैं। पहला म्यांमार, देन वी हैव थाईलैंड, देन वी हैव सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रूनी, ठीक है। तो आसियान के साथ आपको पता होगा कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, ठीक है। वो बात अलग है कि हम उसका उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, ठीक है। बट फ्यूचर में हम इसमें और भी एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी ह्यूज मार्केट है। क्लियर। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे हैं जो न्यूज़ में, जैसे कि हमारे पास पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहा है। इसको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज कीसमा हेरिटेज विलेज, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारा प्रेजेंट है नागालैंड में। नागालैंड में ही हम क्या मनाते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, आपको मैं बता चुका हूं, आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पे अनवेल हुआ? गुरुग्राम में अनवेल हुआ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बानी ग्रासलैंड ये गुजरात में सिचुएटेड है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे मियावाकी मेथड की बात की गई है। ये पहले बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो मियावाकी मेथड क्या है? ये एक अर्बन फॉरेस्ट्री मेथड है। क्या है?
अर्बन फॉरेस्ट्री मेथड, कि किस तरह हम ट्रीज को अर्बन एरियाज में प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। एन्नौर आपको पता है न्यूज़ में रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया था, ठीक है। जब यहाँ पे क्या आया था, साइक्लोन मिचोंग आया था, क्लियर। तो ध्यान में रखना है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एन्नौर पोर्ट है हमारा, एन्नौर क्या है, एक हमारा वन ऑफ द मेजर पोर्ट है, वो कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु में, क्लियर। तो ये बेसिक आपको याद रखना। और लास्ट में आपको याद रखना है कालाकड़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तमिलनाडु में। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, ये रिजर्व्स हमारे पास बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। सो कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड में देखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इटली ने विड्रॉ किया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, ये हमको पता है। एक और न्यूज़ हमको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज पेरू। पेरू में रिपोर्ट आई है कि उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा बोल सकते हैं ग्लेशियर्स को खो दिया है, ठीक है, इन लास्ट 6 डिकेड्स। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा सेशेल्स का नाम, क्योंकि रिसेंटली सेशेल्स ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी जब एक एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ आफ्टर फ्लडिंग। तो स्टेट इमरजेंसी किस स्टेट ने डिक्लेयर करी है, दैट इज सेशेल्स। सेशेल्स क्या है, एक आइलैंड नेशन है इन द इंडियन ओशन। तो प्लीज रिमेंबर दैट, क्लियर। नाउ अंटार्कटिका पे हमने 40 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ध्यान रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपाल पहला कंट्री बना है साउथ एशिया में जिन्होंने फॉर्मली रजिस्टर कर ली है सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ इंडिया में भी था, लेकिन इंडिया में इसको डिनाई कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर नाउ। तो नेपाल पहला कंट्री बना है साउथ एशिया का जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ हुई, ओके। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। सो फाइनली दिस वाज द एंड। बाकी चीज़ें आप PDF में पढ़ सकते हो, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। बट ध्यान रखना कि ये जो मैंने मार्क किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज इट। सो आई होप्ड इट वाज हेल्पफुल टू यू। सो कीप ऑन रिवाइजिंग, उतना ही बहुत होता है। CDS कोई टफ एग्जाम नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम है, ठीक है। तो आपको बस उस पर ध्यान देना है। नाउ यू कैन डू इट, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। अभी काफ़ी टाइम है, अगर आप इस पीरियड में भी कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप इजीली इसको क्वालिफाई करेंगे और भी अच्छे नंबर्स के साथ, ठीक है। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।